रामपुर नाम के गांव में रियाज नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी रियाज की दुकान से ही मटन खरीदा करते थे। अरे रियाज मियाँ, मटन कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो। ठीक है, 2 किलो दे दो। जी अभी देता हूं, ताजा देना बिल्कुल। भैया, ये भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह से रियाज हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। रियाज हर रोज सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव से बकरियां लाने जाया करता था और बकरियां लाकर गांव वालों को उसका मटन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह रियाज पास ही के गांव बकरी के व्यापारी सुरेश के पास जाता है। तब व्यापारी उसे कहता है, अरे रियाज, सुना है तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, बस घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनमाने दाम में मटन बेच के खूब कमाते होगे और मुझसे तो सस्ते दामों में बकरियां लेकर जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूं। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस यह बताना था कि बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा। इसलिए आज से बकरियों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक बकरी 4000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीद पाऊंगा? और अगर बकरियां इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका मटन सस्ते दामों में गांव में जाकर कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी हैं खरीदने वाले। रियाज के पास बकरी खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सुरेश को छोड़कर गांव में और कोई भी बकरियां नहीं पाला करता था। सुरेश ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वह अपने ग्राहकों को महंगे दाम में बकरियां बेचने लगा। ठीक है भैया, आज तो फिर मैं एक ही बकरी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 1000 की देते तो 4 बकरियां ले जा सकता था। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर महंगी लग रही है तो जाओ दूसरे आदमी से ले लो। यह कहकर सुरेश हंसने लगता है और रियाज एक बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी की बकरियां कहाँ हैं? दुकान पर ही छोड़ दी क्या? अरे नहीं, जहां से मैं बकरियां लेता हूं उसने बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज एक ही बकरी ला सका मैं। तो फिर आप मटन कैसे बेचेंगे? मेरा मतलब है एक बकरी से तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ, मटन तो कम निकलेगा, लेकिन वह भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं समझी नहीं। पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, लेकिन अब जो इतनी महंगी बकरी लेकर आया हूँ तो मटन भी तो महंगा ही बेचना पड़ेगा ना। और इतना महंगा मटन पता नहीं गांव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह रियाज अपनी दुकान में जाकर मटन काटने लगता है। अरे भैया, 1 किलो मटन तोल दो। जी अभी देता हूँ। ये लो भैया अपने पैसे। अरे दीदी, 600 हुए, ये तो सिर्फ 200 है। क्या? 600? यह कब हो गया? अभी परसों ही तो मेरे पति 200 में लेकर गए थे। 2 दिन में ही दाम दुगने से ज्यादा हो गए। मजाक कर रहे हैं क्या भैया? अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। बाजार में बकरियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मटन का भी दाम आज से बढ़ गया है। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। ये इतना महंगा मटन अपने पास ही रखो आप। इतना कहकर वह औरत बिना कुछ लिए ही वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद और भी ग्राहक रियाज के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे मटन नहीं लेता और सब उसे भला बुरा कहकर उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे यह क्या? ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ता तो शहर में मटन मिल जाएगा। शाम हो जाती है, लेकिन रियाज की कोई बिक्री नहीं होती। तभी वह देखता है कि बकरी बेचने वाला सुरेश उसकी दुकान के ठीक सामने मटन की दुकान लगा रहा होता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। आ जाओ, सस्ते में मटन ले जाओ। मटन बिरयानी बनाओ और मजे से खाओ। आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे।
इतना सुनते ही सभी गांव वाले सुरेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो दे रहा हूं भाभी, कितना दे दूं? अच्छा, तब तो 2 किलो दे दो। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो मटन तोल दो। अरे भैया, थोड़ी मटन कढ़ी बना लेना और थोड़ा मटन बिरयानी बना लेना। 4 किलो ले लो, 400 ही होंगे। ये बात तो ठीक है, आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको देखा भी नहीं इस गांव में। वह सामने की दुकान में तो 600 का 1 किलो मिल रहा है। अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठग नहीं हैं। बीवी बच्चे वाले आदमी हैं। एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूं, लेकिन मटन हमेशा पुराने दाम पर ही आप सभी को बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सुरेश की दुकान से मटन लेने लगते हैं। रियाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब सुरेश की दुकान पर भीड़ कुछ कम होती है, तब रियाज उसकी दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया भला? मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा यहाँ मटन बेच रहा हूँ। बकरियों के दाम तो बढ़ गए हैं ना, तो फिर भैया आपने मटन इतना सस्ता कैसे बेच दिया? ऐसा करने में तो मुझसे कोई भी मटन नहीं खरीदेगा और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, तुम अपना मटन मुझे बेच दो, मैं सारा मटन खरीद लूंगा, वह भी 300 में। अरे भाई, ये तो सरासर घपलेबाजी है। मैंने पूरे 4000 देकर तुमसे बकरी ली थी। 300 में मैं तुमको सारा गोश्त दे दूंगा, तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो फिर भाई, तुम रास्ता नापते बनो। वैसे भी थोड़ी देर में मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। रियाज अब बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए मजबूर होकर उसने सारा मटन सुरेश को 300 में भी दिया और दुखी मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, इतनी उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं ऊपर वाला हमसे किस गुनाह का बदला ले रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? रियाज उसे सारी बात बताता है। अब तो दोनों को ही कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि घर कैसे चलेगा। उधर सुरेश भी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी सीमा उसे कहती है, आ गए पतिदेव, लाइए, कितनी कमाई हुई है, इधर दीजिए। अरे भाग्यवान, कभी पानी का भी पूछ लिया करो। ज्यादा मचमच मत करो। सीमा नाम है मेरा। नौकरों वाले काम कराने हो तो इतना कमाओ कि घर में नौकर रख सको। तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, आज तो पहले से भी ज्यादा कमाई हुई है। पूरे 6000 मिले हैं। अच्छा जी, आज कौन सी घपलाबाजी करी तुमने? सुरेश उसे बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता मटन बेचकर रियाज का धंधा चौपट कर दिया। इस पर सीमा उसे कहती है, अरे मेरे मूर्ख पतिदेव, मेरे मायके से मिली सोने जैसी बकरियों को तुमने इतने सस्ते में कैसे बेच दिया? पता भी है सोने का भाव कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं और करूं भी क्या। घर में आते ही तुम पैसे मांगने लगती हो। कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? और तुम्हें ये कहां से सोने की बकरियां दिखीं? सीमा नाम है मेरा। पैसे तो चाहिए ही चाहिए मुझे, वो भी बहुत सारे। और हाँ, मेरी बकरियां किसी सोने से कम नहीं है। अब कल से तुम ठीक वैसे ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। क्या करना होगा मुझे? जानवरों को बड़ा करने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए शहर में दवाइयां मिलती हैं। अब से हम सस्ते दाम में बकरी के बच्चे को लाएंगे और उसे दवाइयां खिला खिलाकर बड़ा कर देंगे और उसी के मटन को गांव के बाजार में बेचेंगे। बकरी का वजन बढ़ेगा तो मटन बेचने में और भी मुनाफा होगा। समझे मेरे उल्लू पतिदेव? पर यह तो गलत है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। चुपचाप से जैसा कहा है वैसे ही करते जाओ। अगले दिन से सुरेश छोटी बकरियों को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देता है, जिससे कुछ दिन में ही वो काफी बड़ी और भारी भरकम हो जाती हैं। गांव में किसी को भी सुरेश की इस हरकत का पता नहीं चलता और वह बेफिक्र होकर उसकी दुकान से सस्ते दाम पर मटन खरीदते हैं। उधर रियाज का मटन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वह मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है, तो रियाज सुरेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए आता है। सुरेश उसे मटन तौल कर देता है। अरे ये क्या, मैंने तो 1 किलो आपसे मांगा, पर यह तो बहुत कम है। हाँ तो देसी बकरे हैं, मैं लंगड़े बीमार बकरे नहीं बेचता। तभी वहां गांव के मुखिया जी आते हैं और दावत के लिए 100 किलो मटन का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। रियाज दूर से सब देख रहा होता है, क्योंकि उसे सुरेश पर शक हो गया था।
100 किलो मटन के ऑर्डर के लिए इतनी आसानी से हाँ कह दिया। आखिर कहां से लाएगा इतना सारा मटन? मटन में जरूर कुछ काला है, अब तो देखना ही पड़ेगा। रियाज जब शाम को दुकान बंद करके घर जाता है तो सुरेश का पीछा करता है और देखता है कि सुरेश और उसकी पत्नी सीमा अपने फार्म में रखी छोटी बकरियों को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों ईद है और तब तक ये बकरियां काटने के लिए तैयार हो जाएंगी। हाँ, और फिर होगी पैसों की बारिश। आखिर सीमा नाम है मेरा। यह सब देखकर रियाज को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसने अब सोच लिया था कि वह सुरेश और सीमा का भांडा फोड़कर ही रहेगा। ईद वाले दिन सुरेश 100 किलो मटन लेकर सरपंच के घर पहुंचता है, लेकिन जब दावत में लोग मटन बिरयानी खाने लगते हैं तो सरपंच देखता है कि बिरयानी तो कम पड़ रही है। वह बहुत घबरा जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो इतनी सारी मटन बिरयानी बनवाई थी, फिर भी ये कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे में तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी वहां रियाज आता है और सरपंच जी को अपने फोन में रिकॉर्ड हुई सुरेश की काली करतूतें दिखाता है। सरपंच जी, ये सुरेश ना जाने कब से ऐसे दवाइयों वाले मटन को पूरे गांव में बेच रहा है। इसी को खाकर कई बार लोग बीमार भी हो गए हैं। इसी ने मेरे मटन का व्यापार भी बंद करवाया था और इसी की वजह से आज आप भी बदनामी की कगार पर खड़े हैं। इतना सुनते ही सरपंच तुरंत सुरेश और उसकी पत्नी सीमा को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी रियाज उन्हें रोक देता है और समझाने लगता है। उसके बाद सुरेश की पत्नी सीमा कहती है, मुझे माफ कर दो रियाज, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों यह गांव छोड़कर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन से रियाज दोबारा मटन की दुकान खोलता है और अब उसकी दुकान में पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं।